गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आप लोग मेरे पीछे जो है ये एक जो चीज़ आपको दिख रही है, आप लोग पहले उसे देखें। एग्ज़ाम हॉल में कौन सी गलतियाँ हो जाती हैं, कहीं आप भी ये गलतियाँ तो नहीं कर रहे। तो प्रॉपर इसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। मुझे लगता है ये एक स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी को डील करती हुई चीज़ है और मैं इसी के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगी कि कौन सी गलतियाँ हो जाती हैं, कहीं आप भी ये गलतियाँ तो नहीं कर रहे हैं। तो चलो क्वेश्चन पेपर भी आपको दिखाती हूँ और उसके साथ ही आपको आज बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ें जो हैं वो बताती हूँ, जो आपको और लोग भी बताते होंगे बट मैं भी बता देती हूँ। सबसे पहले पहली चीज, पहली गलती, 4 साल से तैयारी कर रहे हैं और 4 साल से तैयारी करने का मतलब ये होता है 4 साल में तो जो जो बीए के साथ एमए का भी 1 साल हो जाता है। 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, 2022 की वैकेंसी है, 4 साल से तैयारी हो रही है और उस 4 साल के बाद कितना प्रेशर होता है एग्ज़ाम का। और वो जो प्रेशर है ना, वो प्रेशर सबसे पहले स्टूडेंट जो है ना, जब वो एग्ज़ाम हॉल में घुसता है ना, तो होता क्या है कि वो उस प्रेशर को जो है ना वो हैंडल नहीं कर पाता। पहली गलती आप लोगों से पता क्या होती है एग्ज़ाम हॉल में? प्रेशर। प्रेशर होता है कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, पता नहीं मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, सीट्स इतनी कम है, वो प्रेशर। दूसरी गलती, वो स्टूडेंट जो घर पर सारे क्वेश्चन ठीक करता है, वही स्टूडेंट एग्ज़ाम हॉल में गलती क्यों कर देता है? मुझसे सुनो क्यों गलती करता है। मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ, उससे पहले पुलिस भर्ती वाला एग्ज़ाम था, उससे पहले जो और एग्ज़ाम्स चलते रहते हैं, मैं स्टूडेंट्स को देखती हूँ। तो मैं आपको ना एक-एक करके चीज़ें जो है समझाना चाहूँगी। आई थिंक आप लोग जो है इस चीज़ को मतलब मेरी बात को सुनेंगे। पहला, आप क्वेश्चन पेपर खोला, अब क्वेश्चन पेपर खोलते ही आप ना जो है ना 2-3 क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आ गए। आप अंडरगॉन पैनिक शुरू होते ही उससे क्या होता है कि जो जो क्वेश्चंस है ना, वो हड़बड़ी में गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। पैनिक, दिल तेजी से धड़कने लगता है और जो है 2-3 क्वेश्चन पढ़े और उसके बाद आप कर ही नहीं पाते हैं। आपका दिमाग बंद हो जाता है अगर 2-3 क्वेश्चन आपको शुरू में डिफिकल्ट दिख गए। अब इससे कैसे बचें? अगर मैं गलती बता रही हूं तो मैं इसके साथ साथ आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगी। क्या? सबसे पहले जब आपको पेपर दिया जाएगा, क्वेश्चन पेपर और बुकलेट दी जाएगी, तो ऑब्वियसली आप क्वेश्चन बुकलेट जो है, अगर मान लीजिए पेपर 9 बजे से 11 बजे तक का है या 9:30 से 11:30 बजे तक का टाइम है, तो क्वेश्चन बुकलेट आपको 9:15 पे मिल जाएगी। क्वेश्चन बुकलेट नहीं, ओएमआर। अगर दोनों अलग, जैसे अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में दोनों अलग अलग आए थे, क्वेश्चन बुकलेट अलग आई थी और ओएमआर जो है वो अलग आई थी। तो अगर आपको जो है वो मिल जाता है तो सबसे पहले आप निर्देश पढ़िए। पूरा इतना टाइम दिया जाता है कि निर्देश पढ़ें। निर्देश पढ़ना जरूरी है क्योंकि एक गोला आपका गलत हुआ, यानी कि अगर आपने अपना क्वेश्चन पेपर का संख्या गलत भर दी या आपने अपना रोल नंबर गलत भर दिया। देखिए, दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, सीरीज़ नंबर, जो क्वेश्चन बुकलेट की सीरीज़ होती है वो, और आपका रोल नंबर। अगर आपने हड़बड़ी में आपने देखा ही नहीं, एक की जगह 0 भर दिया, तो फ़ायदा नहीं है। आगे पेपर देके करोगे क्या अगर पहली ही चीज़ गलत कर दी? पहली चीज़ तो ये। तो पहली गलती स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो एग्ज़ाम हॉल में बैठते, देखो भाई सबके सब बड़े हैं, जब भी जो पीजीटी का पेपर देने जा रहा है ना, वो कोई भी बच्चा तो जा नहीं रहा, सब जा रहे हैं मेच्योर लोग। अब जब बच्चे जाते हैं ना, तो वो तो फिर भी क्या होता है ना, जो वहाँ पर लोग जो बोलने वाले होते हैं उनकी बात सुन लेते हैं। लेकिन जब मेच्योर लोग जाते हैं तो उनके साथ हमें सब पता है, हमें सब आता है, तो वो सुनते ही नहीं है। उनको भाई ऑब्वियसली कई लोग ऑलरेडी इस प्रोफेशन में होते हैं,
कई लोग पढ़ा रहे होते हैं और कई लोग स्कूल्स में टीचर्स ऑलरेडी होते हैं, बस कई बार वैसे ही पेपर देने के लिए जाते हैं। मतलब मान लीजिए कोई पेपर देने के लिए जा रहा है, उसको अपनी वो किसी प्राइमरी में है या किसी स्कूल टीजीटी है और पीजीटी का पेपर देने जा रहा है, तो उनको लगता है भाई हम तो खुद ही अपने कॉलेज वगैरह में एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं तो हमको तो सब कुछ आता है, ऐसे हैं। और बाकी लोग जो जाएंगे सब मेच्योर हैं, कहीं बड़े सब जो है एज ठीक ठाक है, तो वो टीचर्स के जो लोग निर्देश दे रहे हैं वो सुनते ही नहीं है। अब जब सुनते नहीं है तो गलती हो जाती है। अब अगर आपकी एक गलती आपके 4 साल की तैयारी पे भारी पड़ जाएगी, और वो गलती क्या, आपने रोल नंबर गलत, रोल नंबर आपने ऊपर खानों में घर सही भरा, जो वो ब्लॉक्स होते हैं, नीचे ओएमआर पे जो बबल्स करने होते हैं उनमें गलत भर दिया तो गड़बड़। आपने क्वेश्चन बुकलेट सीरीज गलत भर दी। अब आजकल ओएमआर की और क्वेश्चन बुकलेट सीरीज, ओएमआर की बुकलेट सीरीज होती है, क्वेश्चन की बुकलेट सीरीज होती है, या तो सेम आती है या अलग अलग होती है। आपने क्वेश्चन बुकलेट सीरीज अगर गलत भर दी तब तो कुछ भी चेक ही नहीं होगा पेपर। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और इन पे कोई का बस मेरे कराए हुए क्वेश्चन आ गए, मेरे कराए हुए, अरे भैया पहली गलती अगर तुमने ओएमआर भरने में गलती कर दी तो उस क्वेश्चन को आके फ़ायदा क्या। तो पहली चीज़, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, पहली चीज़, जब आपको क्वेश्चन बुकलेट और आपका ओएमआर आपको दी जाएगी तो बहुत तसल्ली से ठंडे दिमाग से ओएमआर की एक एक चीज़ भरना। कहीं भी अटको तो ये मत सोचना हम इनसे, ये इसकी इनकी जिनकी ड्यूटी लग रही है यार ये तो हमसे भी उम्र में कम लग रहा है, इनसे पूछेंगे हम। उनको सारे निर्देश दे के भेजा जाता है, उनसे पूछिए। अगर कोई गलती मत करिए क्योंकि आपकी 4 साल की मेहनत खराब हो जाएगी। तो पहली गलती मैंने आपको ये बताई। अब धीरे धीरे करके आपको गलतियां इन पीवाईक्यूज के साथ साथ धीरे धीरे करके आपको गलतियां बताती चलती हूँ, कहाँ स्टूडेंट्स गलती करते हैं। तो पहली गलती मैंने आपको बता दी एग्जामिनेशन हॉल की, दूसरी गलती अभी बताऊंगी। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। 4 साल में जितने भी पीवाईक्यूज की किताबें हैं, चाहे वो यूथ की हो, चाहे जो घटना चक्र हो, चाहे कोई और भी हो, आपने सब पढ़ डाली हैं। उसके बाद भी क्या होता है कि ये वो समय होता है कि जब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैंने सोचा इस बार पीवाईक्यूज़ पे एक पेपर जो है वो बना दूं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जो है वो एक, पहले मैं कुछ क्वेश्चंस कराती हूँ, फिर दूसरी गलती की बात करेंगे कि कहीं आपसे भी ये गलतियाँ तो नहीं हो रही। तो चलिए देखिए, मैं कोई ऐड नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ। पहला अब आपका जो क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन कराती हूँ। जॉन कीट्स वॉज एसोसिएटेड विद विच स्कूल ऑफ पोइट्री? लेक स्कूल, कॉकनी स्कूल, स्पेस्मोडिक स्कूल या प्री रेफेलाइट स्कूल? ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पर कुछ जगह पे तो हमने हटाया भी नहीं है। तो ये है आपका, दैट इज वो कॉकनी स्कूल से एसोसिएटेड थे। इट वाज अ डेरोगेटरी टर्म। कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री उनको और ले हंट को कहा जाता था कि जो वो जुड़े हुए हैं वो कॉकनी स्कूल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये माना जाता था कि ही वॉज नॉट फिट फॉर दिस प्रोफेशन। और अगर आपको ये है कि भाई इसमें, मैं इसके साथ साथ आप लोगों को देखो, सीधी सीधी चीज़ें को अगर मैं ये बताऊं कि कॉकनी स्कूल ले हंट और कीट्स के लिए कहा जाता था, और क्योंकि इनको ये माना जाता था कि ये कॉकनी इज द जो एक लोकल जगह है, और ये माना जाता था कि भाई ये दोनों जो हैं इस प्रोफेशन के लिए नहीं है। एंड दिस इज ये एक डेरोगेटरी टर्म है। और ये डेरोगेटरी टर्म किसने दी थी, एक आगे पीछे की चीजें भी पता होनी चाहिए, ब्लैकवुड मैगजीन के द्वारा। दिस टर्म वॉज कॉइंड बाय ब्लैकवुड मैगजीन। और ये टर्म कॉकनी का मतलब है, दिस इज अ डेरोगेटरी टर्म। डेरोगेटरी टर्म थी और इन दोनों को इसलिए दी गई थी कि इनका, और कीट्स के लिए माना जाता था कि ही बिलोंग टू अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, और उसके और उनके पास भाई उन्होंने जो डिग्री ली थी वो एक जो उसमें उनके पास वो एक जो उन्होंने भाई एक दवा विक्रेता की उनके पास डिग्री थी, तो ही शुड हैव वर्कड ओवर देयर। उनको इस फील्ड में, यानी कि एक सोफिस्टिकेटेड फील्ड में नहीं आना चाहिए था। तो ये एक ब्लैकवुड मैगजीन के द्वारा की गई थी। और
और इसमें जो आते हैं आपके ले हंट है, जॉन कीट्स है और विलियम हैजलिट है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। इसके साथ मैंने एक दो चीज़ें और बता दी। क्या था? पहला कुछ चीज़ ये बताई कि ये डेरोगेटरी टर्म, दिस वॉज कॉइंड बाय ब्लैकवुड मैगजीन टू मॉक द 19th century पोएट्स ले हंट, जॉन कीट्स एंड विलियम हैजलिट, क्योंकि ब्लैकवुड मैगजीन के एडिटर का यह मानना था कि ऑल दीज थ्री पोएट्स डू नॉट फिट फॉर राइटिंग पोइट्री। चलिए, अब ये यूपीपीजीटी 2016 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट जॉन कीट्स? John Keats is romantic in his relish of sensation, his feelings, his Middle Ages, and Hellenism. He has been associated with the Cockney school of poetry. In his lyric La Belle Dame Sans Mercy, he develops a tribal theme. Ode to Autumn is not written by Keats. तो इसका जो सही जवाब है वो है इसका, दैट इज, ऑप्शंस भी देख लीजिए, 1 and 2, 3 and 4, ओनली 1, ओनली 2। तो देखो भाई, दोनों हैं। जॉन कीट्स जो हैं वो रोमांटिक थे, ही इज नोन एज जो है पोएट ऑफ सेंसेशन और सेंसुअस पोएट कहे जाते हैं। मिडल एज ऑफ कीट्स वाज अ ग्रीक, जो है वो शेले ने टर्म यूज़ किया है। ये भी एक PYQ है, कीट्स वाज अ ग्रीक, और ये टर्म जो है वो यूज़ किया है शेले के द्वारा यूज़ किया गया है। 5 क्वेश्चन कराऊँ फिर दूसरी गलती बताती हूँ। कीट्स वाज अ ग्रीक, ये शेले ने टर्म है, और हेलेनिज्म, इसी से ग्रीस का जो नाम है हेलास हुआ करता था पहले, और वो कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री से एसोसिएटेड, एंड दिस टर्म वाज कॉइंड बाय ब्लैकवुड मैगजीन। ला बेले देम सांस मर्सी जो है ना वो एक लिटरेरी बैलेड है, और इस लिटरेरी बैलेड में उन्होंने ट्राइबल थीम नहीं ली है, उसमें उन्होंने एक फॉरलॉर्न लवर की थीम ली है, और ओड टू ऑटम इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है। इसीलिए करेक्ट आंसर है 1 and 2, जो सही है कीट्स के बारे में। Which periodical brutally assailed Keats' second volume of words published in 1818, जो है ये भी यूपीपीजीटी का है। द क्वार्टरली रिव्यू, द बी, द रैमलर, द गार्जियन। भाई देखो, उनकी 1818 में एक पोएम आई थी, और ये था भाई, इन्होंने ये जो क्वार्टरली रिव्यू था, इन्होंने हाइपीरियन को बहुत जो है नहीं, हाइपीरियन कह रही हूँ, क्या नाम है कीट्स की, थिंक ऑफ एंडीमियन। कीट्स की एंडीमियन को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था, और जिसकी वजह से जब शेले ने एडोनिस लिखी, शेले ने जब एडोनिस को लिखा, तो उन्होंने, जब शेले ने एडोनिस लिखी कीट्स को श्रद्धांजलि देते हुए, ये एक पेस्टोरल एलिजी उन्होंने लिखी, तो उसमें उन्होंने कहा कि कीट्स को तो ये कहा जाता है कि ही डाइड ऑफ कंजम्पशन, रादर ही डाइड ऑफ द हार्श रिव्यूज़। वो हार्श रिव्यूज़ से उनकी मृत्यु हुई, जो ये ब्लैकवुड मैगजीन और क्वार्टरली रिव्यू ने किया था। तो दैट इज़ द क्वार्टरली रिव्यू। इन्होंने एंडीमियन को बहुत ज़्यादा जो है इसको कोसा था, और वैसे तो कीट्स ने भी खुद इसे अ फीवरिश अटैम्प्ट कहा था, लेकिन इन्होंने तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज कर दिया था। जॉन कीट्स ओड टू ऑटम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जॉन कीट्स का ओड टू ऑटम जो है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हॉरेशियन ओड, पिंडारिक ओड, इरेगुलर ओड या कॉलियन ओड। तो ये भाई आपको ये वाली चीज़ें, अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं ना, अगर पढ़े हुए भी होते हैं ना, तब भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किस प्रकार का ओड है। एंड दैट इज, यस, आई एम, जो है मैं आप लोगों के आंसर का और जो है वो इंतजार कर रही हूँ। एंड द आंसर इज होरेशियन ओड। देखिए, ओड टू ऑटम जो है वो एक होरेशियन ओड है। होरेशियन और पिंडारिक ओड में अंतर क्या होते हैं? पिंडारिक ओड, जिसे एंकोमियम ओड्स भी कहा जाते हैं, इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं स्ट्रॉफ, एंटी स्ट्रॉफ एंड ईबोर्ड होते हैं, ये इसके होते हैं। हॉरेशियन ओड जो होते हैं वो मोनोस्ट्रॉफिक होते हैं, ये मोनोस्ट्रॉफिक ओड होते हैं, या होमोस्ट्रॉफिक ओड कहा जाता है। इसमें होमोस्ट्रॉफिक है, इसमें यूनिफॉर्म स्टैंजाज ऑफ 11 लाइन्स ईच जो है इस तरीके से है,
और इसमें ओड जो है ये ऑटम सीजन को प्रेज करता है, तो ओड टू ऑटम इज अ होरेशियन ओड, दैट इज अ होरेशियन ओड। इट इज काम मेडिटेटिव। एक्चुअली जो ये ओड होते हैं, होरेशियन ओड होते हैं, ये होमोस्ट्रोफिक होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा काम एंड मेडिटेटिव होते हैं। देखो कोई भी चीज़ पिंडारिक ओड जो होते हैं ना, इन्हें एंकोमियम ओड्स कहा जाता है, यानी कि जो किसी की तारीफ में लिखे जाते हैं। अब किसी की तारीफ में आप साधारण शब्दों में तारीफ नहीं करते, तारीफ के लिए आपको बहुत सारे एडजेक्टिव्स यूज करने पड़ेंगे, तो वो अपने आप जो है ना वो काम एंड रिफ्लेक्टिव वो नहीं हो सकता। एंकोमियम ओड्स कभी भी काम एंड रिफ्लेक्टिव नहीं हो सकते, लेकिन होरेशियन ओड्स जो होते हैं काम एंड रिफ्लेक्टिव होते हैं, हॉरेस के नाम पर है, और इनको ये जो है लेस्बियन ओड्स भी कहा जाता है। विच वर्क ऑफ जॉन कीट्स इज अ वर्जन ऑफ अ टेल फ्रॉम बोकैचियो। अब इसमें भी स्टूडेंट्स क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये इजाबेल द पॉट ऑफ बेसिल का है या लामिया द सर्पेंट वुमेन का है, यहाँ पर भी कंफ्यूजन हो जाती है, हालांकि उसमें नहीं दिया गया है। ऑन फर्स्ट लुकिंग इन टू चैपमैन्स होमर, इजाबेल और द पॉट ऑफ बेसिल, एंडीमियन या नन ऑफ द अबव। तो ये है आपका जो बोकैचियो के से हैं, इजाबेल और द पॉट ऑफ बेसिल। इसको याद रखिएगा कि ये जो कहानी है ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसके लवर को उसके भाइयों के द्वारा मरवा दिया गया था, और वो एक बेसिल के पॉट में उसका सिर जो है वो दबा के रखती है, और उस पे से उसको उस पर जो पौधा होता है वो रोज़ पानी देती है, और जब उसके भाइयों को पता चलता है और वो देखते हैं तो वो ग्रीस स्ट्राइकन हो जाते हैं। तो यही है इजाबेल और द पॉट ऑफ बेसिल। चलिए अब हम लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड मिस्टेक दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कमिट। चलिए मैं आपको सेकंड मिस्टेक के बारे में बताती हूँ। आप भी सोच रहे होंगे मैडम जो है हमारी गलती के बारे में बता रही हैं तो सुन लेते हैं, और वो गलतियाँ, जब गलतियों के बारे में पहले से पता बता दो ना तो स्टूडेंट्स गलती नहीं करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। देखिए अब दूसरी गलती, पहली मैंने आपको बताई थी कि भाई पहली गलती आपको बता दी थी कि एग्जामिनेशन और एक एग्जामिनेशन हॉल में हमेशा टाइम पे पहुंचना चाहिए, देरी होती है तो पैनिक हो जाते हैं। दूसरी चीज़, इस बार एलटी का एग्ज़ाम जब स्टूडेंट्स देने गए ना, और अभी जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर में भी एंट्री जिस टाइम पे बंद हो जाती है ना, आप उसके 1 मिनट बाद भी पहुंचोगे ना तो आपको गेट खुला नहीं मिलेगा स्कूल का, आप नहीं जा पाओगे। तो इसीलिए हमेशा जो टाइम उस पर मैंशनड है उसी टाइम पे पहुंचो। लेकिन वो तो खैर वही आप लोगों को इसमें है। हमारा दूसरा पहली गलती मैंने आप लोगों को ये बताई कि स्टूडेंट्स जो हैं वो ओएमआर को ठीक से पढ़ते नहीं। मेरी बात को अब भी बहुत लोगों को लग रहा होगा हम तो कभी ओएमआर में गलती करते ही नहीं, हमारी कोई गलती नहीं होती है। अब की बार भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसी बात कर रहे थे, नहीं हो बाद में चेक करा ओएमआर में गलती कर दी है जो एलटी के एग्जाम। तो पहली चीज़ तो वही, ओएमआर में गलती भूल के भी नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की, और नहीं समझ में आ रहा जो इन्विजिलेटर्स हैं उनसे पूछे। दूसरी गलती होती है ओवर कॉन्फिडेंस और अंडर कॉन्फिडेंस। एक बात बताऊं आपको, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं पूरा ही नहीं पढ़ते कि यार ओहो ये तो मैंने कई बार पढ़ रखा है, ये पूछा है, और गोला भर देते हैं। ठीक, क्वेश्चन हमेशा पूरा पढ़ना चाहिए। और एक सही चीज़ ये है कि जैसे ही आपने पेपर खोला आपको पता है 2 ही घंटे हैं, मगर पेपर हमेशा पूरा पढ़ना चाहिए। पेपर हमेशा पूरा पढ़ोगे तो ही पेपर को ढंग से सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है ना वो खेलता है हमारे साथ। अगर आप जो है पेपर पूरा पढ़ नहीं रहे, पेपर खोला साथ के साथ जो है ना वो ओएमआर भरनी शुरू कर दी, या उस पर टिक करना या कुछ 10 क्वेश्चन आसान आ गए तो दिमाग रिलैक्स ज़्यादा हो जाता है, और 10 क्वेश्चन मुश्किल दिख गए तो दिमाग पैनिक ज़्यादा हो जाता है। तो पूरा का पूरा पेपर पढ़ना चाहिए, जो बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट चीज़, एक और गलती के सुनिए, टाइम मिसमैनेजमेंट। अब टाइम मिसमैनेजमेंट कैसे होता है, बहुत सारा समय लंबे लंबे पैराग्राफ में लगा दिया, बहुत सारा समय सोचने पे लगा दिया, बहुत सारी चीज़ें कर दी, और पता अभी ओएमआर रखे बैठे हैं ओएमआर रखे बैठे हैं, कर लेंगे, अभी इस पे टिक लगाने में लगे पड़े हैं, अपने क्वेश्चन पेपर पर टिक लगाने में लगे पड़े हैं, ओएमआर अभी भी रखी हुई है। इन्विजिलेटर आके खड़े होके कह रहे हैं अरे भाई ओएमआर भर लो, भर रहे, अरे ओएमआर भर लो, हमें सिखाएंगे, हम कर लेंगे अपने आप, हमें ना सिखाओ,
हम इतने एग्ज़ाम करवा के आ रहे हैं, हमें सिखाएंगे, या हम इतने एग्ज़ाम दे चुके हैं, या हमें सिखाएंगे। OMR रखी है, टाइम मिस मैनेजमेंट। अब टाइम मिस मैनेजमेंट क्या है कि भाई आपने 1.5 घंटा जो है, पहली बात पीजीटी का पेपर लंबा आता है, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि 2 घंटे का जब पेपर था, मुझे पूरे 2 घंटा, मैं शायद 2 घंटे से 2 मिनट पहले ही फ्री हुई थी, पूरे 2 घंटे में ही पेपर मैंने जो है वो अटेम्प्ट करा था। तो आप ये सोचिए कि कई जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो सीधे सीधे क्वेश्चंस है वो तो अलग है, लेकिन कई बार क्या होता है, ट्रैप वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन वाले हैं, या क्वेश्चन वो पैसेज बहुत लंबे आ गए हैं। तो बात ये है कि अगर आपने टाइम को मैनेज नहीं करा तो बहुत सारे क्वेश्चन या तो आपसे छूट जाएंगे। और टाइम मिस मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि आपने कुछ क्वेश्चंस करे, बाकी क्वेश्चन पे बाद में ना OMR खाली रखिए, ओ यार OMR भरनी है। अब OMR भरने के लिए क्या होता है ना, बहुत कायदे से भरनी होती है। गोले जो भरे जाते हैं ना, वो देखा क्वेश्चन कहाँ पर टिक लगाया हुआ है, वो गोले भरते हैं। तो लास्ट में क्या है कि टाइम जो है वो कम रह गया, तो अब क्या करते हैं, जल्दी 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 ऐसे ही गोले भर देते हैं। अगर वो तुक्का सही हुआ तो बात अलग है, नहीं तो वो तो गलत हो गए ना। तो इसको सॉल्यूशन क्या है, जैसे आपने क्वेश्चंस करे, आप पहले ये देख लो मुझे कौन सा पार्ट सबसे अच्छी तरीके से आता है, वो पार्ट पहले सॉल्व कर लो। और साथ के साथ अपने जो बबल्स हैं वो फिल करते चलिए, नहीं तो आधे घंटे पहले तो आपको बबल्स फिल करने ही हैं। यानी कि 1.5 घंटे बाद तो आप अगर पहले देखो, जब इन्विजिलेटर आपको कहेंगे ना, तो शुरू में आपको 8-10 बबल्स तो फिल करके रखने पड़ेंगे, वो बार बार नहीं तो आपसे कहते रहेंगे। तो आपको जो है ना, आधे घंटे का मार्जिन तो लेके चलना है कि मुझे आधा घंटा सिर्फ बबल्स फिल करने के लिए रखना है, तो क्योंकि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो बात ये है कि आपको जो है टाइम मिस मैनेजमेंट, टाइम को मैनेज करके चलना है कि कहीं कुछ क्वेश्चन ज़्यादा टाइम ना खा जाए। क्या फ़ायदा अगर आप एक क्वेश्चन के चक्कर में आपके 5 क्वेश्चन छूट जा रहे हैं। इसीलिए टाइम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, और वो नहीं हो पाता है। घड़ी पे नज़र रखिए, अगर घड़ी लगी हुई है, नहीं तो आप अपनी, अगर घड़ी वहाँ पे अलाउड है नहीं है, वो अभी मुझे नहीं पता कि घड़ी अलाउड है या नहीं है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैंने अभी देखी, 2021 में जब एग्ज़ाम हुआ था ना, वो अगस्त में हुआ था। अगस्त, मौसम ठीक था, ठीक है। एग्ज़ाम है 9 और 10 मई को। कितनी गर्मी पड़ रही है, 40 डिग्री। अभी फ़ोन दिखा रहा है मेरा, कल टेम्परेचर 40 डिग्री का रहेगा। सोचो, इमेजिन योरसेल्फ। ये सबसे बड़ी, और ये प्रेशर कोई नहीं बताता, और ये गलती जो है कोई बताता ही नहीं है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल चीज़ें देखती हूँ, मैं स्टूडेंट्स को फेस करते हुए देखती हूँ, तो इसलिए आपको बता रही। 40 डिग्री का टेम्परेचर में खुद को इमेजिन करो, 40 डिग्री तो बाहर है, 40-42 डिग्री। इमेजिन करिए कि आप एक ऐसे स्कूल में बैठे हैं जहाँ पर आपको है, स्कूल सभी अच्छे ही होते हैं, मगर जब लू चलती है ना, लू के थपेड़े लगते हैं, सिर में दर्द हो जाता है, तो जो चीज़ आती हुई होती है ना, वो भी भूल जाते हैं। आपने सोचा कि आप 42 डिग्री टेम्परेचर में जब पेपर देने जाओगे, 40-42 डिग्री में जब पेपर देने, सोचा आपने? नहीं सोचा, नहीं सोचा आपने। जब 40-42 डिग्री में आप पेपर देने बैठोगे, पसीने टपक रहे हैं, और वहाँ बैठकर आप जो है ना, आता है, लेकिन वो जो गर्मी, पसीना, प्यास सब मिला के ना, वो एक्सटर्नल जो फैक्टर्स है ना, वो आप पे प्रेशर क्रिएट कर देते हैं, और आप आती हुई चीज़ भी गलत कर देते हैं। क्या आपने सोचा इस बात को? नहीं सोचा। मोस्टली सभी जगह पे वेल इक्विप्ड स्कूल्स होते हैं, पंखे, लाइट वगैरह सब होते हैं, लेकिन अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो 2 या 3 पंखे 24 या 30 के उसमें क्या कर लेंगे? ये प्रेशर आपने झेला? सोचा इसके बारे में? नहीं। पानी की बोतल जो है आपके पास है, पानी ख़त्म हो गया, प्यास लग रही है, आप जा रहे हैं, प्यास, गर्मी में जा रहे हैं, पानी आपको मिलेगा, बाहर जाके आपको लाना पड़ेगा। जैसे भी आप अपनी बोतल लेके जाइए, ट्रांसपेरेंट बोतल ज़रूर लेके जानी चाहिए। आपने सोचा आपको पानी की बोतल लेके जानी है, यू शुड कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, पानी पी के जाना है, जिससे डिहाइड्रेशन ना हो जाए।
नेक्स्ट लड़कियों के लिए कहूँगी, आप में से बहुत सारी जो हमारी मेरी जो वुमेन स्टूडेंट्स हैं और गर्ल स्टूडेंट्स हैं, आप में से बहुत लोगों को बाल खोल के जाने का शौक होगा। अभी मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में देखा, एक लड़की बाल खोल के आई थी और थोड़ी देर बाद वो इतनी बेचैन हुई कि उसने जो रबर बैंड यूज़ किए जाते हैं उसमें, वो रबर बैंड से अपने जूड़ा बनाया, जो हम लोग इसको वैसे यूज़ करते हैं। आपने सोचा कि ये छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों को कितना आप खुद सोचिए, एक बहुत गर्मी वाले मौसम में, बहुत 40-42 डिग्री में आपने कपड़े उपयुक्त तो नहीं पहन रखे हैं, प्योर कॉटन के कपड़े चलेंगे इसमें, प्योर कॉटन, और आप जॉर्जेट पहन लिया या नया कपड़ा पहन लिया या ऐसी कोई चीज़ पहन ली जो आरामदायक नहीं है, अब आपके यहाँ चुभ रहा है, यहाँ काट रहा है और आप पेपर देने में लग रहे हैं। अरे आपको शायद मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, दीज आर प्रैक्टिकल थिंग्स विच आई एम टेलिंग यू। शायद ये बात कोई और नहीं बताएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि ओनली द वेयरर नोज वेयर द शू पिंचेस। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये क्वेश्चन तो एक बहाना है, लेकिन ये आपको बताना है कि भाई कपड़े जो है ना, सिंपल कॉटन के कपड़े पहन के जाइए, चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, सिंपल कॉटन, और वो भी कॉटन भी ऐसा पहनिए जो धुला हुआ हो पहले से, सॉफ्ट हो, क्योंकि वो जब गर्मी होती है ना, वो गर्मी तो हर किसी को एक सी लगती है। अगर आपने जॉर्जेट या ऐसा मोटा कपड़ा या कुछ पहन लिया, वो जब चुभेगा ना, पसीने पीठ पे बहेगा, तो लिखा तो आती हुई चीज़ भी गलत हो जाएगी। पसीना टपक रहा है, ठीक है, और ब्लैक बॉल पेन भूल गए तो दिक्कत, किससे मांगोगे भाई? ब्लैक बॉल पेन लेके जाना, और 2-2 3-3 लेके जाना। तुम ब्लैक बॉल पेन पे भूल गए तो सामने वाले ने देने से मना कर दिया तो क्या करोगे? अभी और चीज बताता हूं, बाल खोल के चले गए, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है भाई। वहां पर गर्मी में फैशन करके नहीं जाना है, सिंपल जाना है, अपना सारा सामान पहले से ही रख लेना है, पानी की बोतल रख लेनी, और पानी की बोतल तो पी के भी चलना है और पानी की बोतल लेके भी चलनी है। पसीना जो टपकेगा ना, तो वो बहुत हालत ख़राब कर देता है। वो 40-42 डिग्री का टेम्परेचर, शायद अभी मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, आपने वो एक रियल प्रेशर जो है ना, आप क्यों गलतियाँ होती हैं सोचिए। लोग कहते हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स ना बहुत मायने रखते हैं। अभी एलटी का पेपर तो ठंड में हुआ था। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या मायने रखते हैं? जूते आरामदायक नहीं है, सैंडल है, या कि मोजे बदबूदार हैं, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या। किसी के बदबूदार मोजे हैं और उसने जूते उतार के रख दिए, पूरे कमरे में बदबू आ रही है, कैसे तो पेपर दोगे? सिर भरना आ जाता है। आज आप सोच रहे हो कि मैडम हमें क्या क्या चीज़ बता रही हैं, मगर ये चीज़ें हैं, ये एक्चुअल प्रेशर है। और वो प्रेशर इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि ये मैं स्टूडेंट्स जब ये एग्ज़ाम देते हैं और जब मैं एग्ज़ाम देने जाती हूँ, मुझे पता है लोग क्या क्या चीज़ झेलते हैं। और जब बाहर कहते हैं 4 क्वेश्चन और सॉल्व कर देते, मगर नहीं कर पाए, गर्मी बहुत थी, नहीं कर पाए, क्योंकि जो है ना दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अभी जब पेपर हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर का, शाम के 4 बजे तक मेरे खुद के सिर में इतना तेज़ दर्द हो रहा था, मुझे ऐसा लगा मुझे सिंपल से वर्ड्स भी नहीं आ रहे थे, इतना सिर में दर्द हो रहा था मेरे। तो सोचिए, जो एक स्टूडेंट एग्ज़ाम देने बैठ रहा है जिसके ऊपर इतना प्रेशर है, वो उसका क्या हाल होगा, है ना? तो आप लोगों को कभी अब क्या करना है, अभी आप पेपर देते होंगे, क्या आप रियल प्रेशर झेलते हो? जरा एक बस पेपर, एक मैं बता रही हूँ कैसे करना। एक कमरे में बैठना, पंखा बंद कर लेना, ठीक है, या पंखे की स्पीड कम कर लेना, वहां बैठना और तब ओएमआर भरना और तब रियल प्रेशर देखना तुम्हें कैसा फील हो रहा है। मैं 2 घंटे, और 2 घंटे लग के बैठना, हिलना मत, तब देख कि पेपर कैसे दिया जाता है, क्योंकि वो प्रेशर अभी आप फील नहीं कर रहे। फिर एक और चीज बताती हूँ, अभी ऐसा भी हुआ, ओएमआर की बात पे दोबारा से आती हूँ। ओएमआर में ऐसा हुआ कि लोगों को बहुत सारा आता है, वो लगा लगा के बैठ जाते हैं पूरा पेपर पे और सोचते हैं लास्ट में ना, लास्ट के 10 मिनट में ओएमआर भर लेंगे। ये जो लास्ट के 10 मिनट की सोच है ना, बड़ी गलत है। या कई बार क्या होता है, घड़ी ना सामने जो लगी होती है ना, वो टाइम कुछ और बता रही होती है, रियल टाइम कुछ और चल रहा होता है। कई बार ऐसा भी होता है घंटा भी मिस हो जाता है।
तो आपने सोचा अभी तो 5 मिनट है, 5 मिनट में मैं 15 गोले तो भर ही लूंगी या लूंगा, और अचानक बेल हो गई और तुम्हारा पेपर, कई सारे तुम्हारे वो बबल्स छूटे हुए, और ये वो भी वो पेपर जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्या करोगे? तुम टीचर से कितना ही रिक्वेस्ट कर लो, इन्विजिलेटर से, वो तुम्हें 1 मिनट एक्स्ट्रा नहीं देगा, क्योंकि उसकी नौकरी पे बात आ जाएगी। तो इसीलिए टाइम को मैनेज करने का मतलब ये गलती नहीं करनी कि पूरा पेपर क्वेश्चन पेपर पे सॉल्व कर ले। तुम्हारा क्वेश्चन पेपर पैक होके नहीं जाएगा, तुम्हारी ओएमआर शीट जाएगी। इसीलिए ओएमआर को कभी भी लास्ट के लिए नहीं छोड़ना चाहिए कि मुझे इसमें लास्ट में तुक्के लगते हैं, ये कह रही हूं आप लोगों को। और क्या गलतियां करते हैं स्टूडेंट्स जो मुझे बतानी है? 5 ही क्वेश्चन कर पाई मैं, तो बात ही बताती चली हैं। Who wrote a famous pastoral elegy on the death of Keats? और वो मैंने अभी आपको बताया था, शैले की एडोनिस है। फिर मैंने जो है, मैंने बीच बीच में ये सब भी बताती रहती हूँ ना, शैले की एडोनिस। Which of Keats' odes end with the line "Forever will thou love and she be fair"? Ode to Psyche, Ode to a Nightingale, Ode on a Grecian urn, या Ode on Melancholy? देखिए फिर मुझे बताइए, क्योंकि मैं हमेशा पढ़ाती पढ़ाती चली जाती हूँ, कभी और चीज़ें नहीं करवाती हूँ। आज मैंने इतनी बात भी इसलिए बोली क्योंकि ये गलतियाँ हो जाती हैं। और अगर आपको मेरी बात ये लग रहा है कि मैं टाइम खींच रही हूँ, तो ऐसी मेरी कोई नहीं। टाइम खींचने का मतलब होता है कि मुझे अपना ऐड करना होता, वो मैं कुछ नहीं कर रही। फॉर एवर विल दाउ लव एंड शी बी फेयर, ये जो है ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न का है, जिसमें वो है कि जो लवर है वो हमेशा जो है फॉर एवर विल दाउ, कि तुम हमेशा अपनी बिलवड को प्रेम करोगे और वो हमेशा यंग रहेगी। तो ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, जिसमें उन्होंने जो ग्रेशियन अर्न के ऊपर ये पोएम का ये ओड कंपोज किया है, पेस्टोरल सिल्वन जो है, और उसमें मतलब उसको एक अर्न पे ये लिखा है कि उस पर जो कहानियाँ जो हैं वो है, वो कहानियाँ जो हैं वो बता रहा है, और वो हमेशा के लिए अमर हैं चीज़ें। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ ओड टू अ नाइटिंगेल बाय जॉन कीट्स? द फ्लीटिंग नेचर ऑफ लाइफ एंड द इटर्नल ब्यूटी ऑफ आर्ट, द पावर ऑफ नेचर। सही आंसर है इसका कि दैट इज द नहीं सॉरी, द पावर ऑफ नेचर, ये तो उसकी है, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न की है। देखो मैं भी यहाँ पे, द फ्लीटिंग नेचर of life and the eternal beauty, ode or to a nightingale, इसमें क्या होनी चाहिए? द फ्लीटिंग नेचर ऑफ लाइफ एंड द इटर्नल ब्यूटी ऑफ आर्ट। इसका मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मुझे क्यों सही नहीं लग रहा। हाँ यही है, इसकी यही है, सही लगा रही थी। द फ्लीटिंग नेचर ऑफ लाइफ एंड द इटर्नल ब्यूटी ऑफ आर्ट। देखो मैं ही कंफ्यूज हो गई। और इसमें है, इसमें एक्चुअली इस पोएम में ह्यूमन मोर्टेलिटी को, ह्यूमन जो नश्वरता है उसे कंट्रास्ट किया गया है बर्ड के इमोर्टल सॉन्ग से। Keats said about himself, "My name is written water." Why? Here lies the one whose name is written water. और ये है because he had no hope of being remembered as a poet, because of his frustration, because he suffered from consumption, none of the above. इसका उनका ये था उनका, वैसे तो वो ये कहते थे कि आई विल बी रिमेम्बर्ड आफ्टर माई डेथ, लेकिन एक कहीं ना कहीं उनको ये भी था कि इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया है तो शायद ही विल नॉट बी रिमेम्बर्ड आफ्टर डेथ, तो बिकॉज ही हैड नो होप ऑफ बीइंग रिमेम्बर्ड एज अ पोएट। In Ode to Autumn, how does Keats describe the season? At the time of decay and death, as a symbol of hope and renewal, at the time of transition and abundance, at the time of struggle and leadership. और इसका सही जवाब है, उन्होंने Ode to Autumn में symbol of hope and renewal नहीं है, हो सकता है आपको भी ये लग रहा हो, ए टाइम ऑफ ट्रांजिशन दिखाया है कि ऑटम से स्प्रिंग सीजन की तरह। कीट्स took the story of Endymion from, कीट्स को ग्रीक यूं ही थोड़ी कहा जाता है। कीट्स ने एंडीमियन, जो कि इनका एक जो है एक ब्रेंसिक शेफर्ड के जो है प्रिंस है, और वो एक परफेक्ट ब्यूटी की तलाश में है, तो कीट्स ग्रीक माइथोलॉजी से। द स्टोरी ऑफ एंडीमियन पढ़ी होगी आप लोगों ने, एंडीमियन की कहानी भी, और इसमें जो है
A thing of beauty, the joy forever. एंडीमियन एक आप लोगों ने पढ़ा होगा, एंडीमियन एक शेफर्ड था और माउंट लेटमॉस पे जो रहता था और वो मून गॉडेस की तलाश में था। और ये कहानी जो है इसने कीट्स को इंस्पायर किया एंड ही प्रोड्यूस दिस वंडरफुल पीस ऑफ पोइट्री एंड दैट इज एंडीमियन 1818 में 1818। ला बेले देमसांस मर्सी बाय कीट्स इज अभी मैंने ये वाला क्वेश्चन का जवाब भी दिया था कि ला बेले देमसांस मर्सी जो है वो एक लिटरेरी बैलेड है। लिटरेरी बैलेड क्या होते हैं? जो ट्रेडिशनल बैलेड्स की तरह ही लिखे जाते हैं, मगर ट्रेडिशनल बैलेड्स जो होते हैं वो कही सुनी पे आधारित होते हैं, और जो लिटरेरी बैलेड्स होते हैं वो कीट्स वो जो पोएट्स होते हैं वो एक पोएम को कहानी की तरह, लेकिन उसका फॉर्म जो होता है वो बिल्कुल ट्रेडिशनल बैलेड्स की तरह ही होता है। विच कैरेक्टर ऑफ डिकेंस कीप ऑन होपिंग दैट समथिंग विल टर्न अप? ये अब डिकेंस के क्वेश्चंस आ गए हैं, और डिकेंस जो है चार्ल्स डिकेंस जो हैं, जो कि ही वॉज नोन फॉर हिज फ्लैट कैरेक्टर्स, और इनके लिए ये है दैट इज़ मिस्टर मिकाबर, जो हमेशा सोचते रहते हैं कभी ना कभी कुछ तो अच्छा होगा, एंड दैट इज़ समथिंग विल टर्न अप। और ये देखिए ये आपका है भी क्वेश्चन जो है UPPGT 2016 का है। Which of the following statements is not correct about Charles Dickens? UPPGT 2016. Melodramatic element is chiefly noticeable in his works. Oliver Twist and Nicholas Nickleby. The illustrations of Harley Street appears in Little Dorrit. The strength and weakness of Dickens' humor and pathos lies in the hypersensitive imagination. The term Newgate novel is inspired by Dickens' novel Newgate. तो ये देखो मेलोड्रामेटिक एलिमेंट्स इनके नॉवेल्स में होते ही हैं, और दोनों में हैं, ओलिवर ट्विस्ट और निकोलस निकलबाई में। मेलोड्रामेटिक एलिमेंट क्या होता है? जहाँ पर इमोशंस को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके बताया जाता है। हार्ले स्ट्रीट जो है लिटिल डॉरेट में है। स्ट्रेंथ और वीकनेस डिकेंस की ह्यूमर और पैथोस ना केवल चार्ल्स लैम में है बल्कि इनमें भी है। न्यूगेट नॉवल का जो टर्म है वो उनके उससे नहीं लिया गया है। न्यूगेट टर्म जो है वो उनके में से नहीं लिया गया है। सो द न्यू क्योंकि क्राइम पे फोकस्ड है। विच कैरेक्टर डज नॉट अपीयर इन डेविड कॉपरफील्ड? हैम, टॉमी ट्रेडल्स, डॉक्टर स्ट्रॉन्ग, डॉक्टर रैंक, एंड दैट इज डॉक्टर रैंक। डॉक्टर रैंक जो है वो इब्सन के डॉल्स हाउस में है। इब्सन्स डॉल्स हाउस, इब्सन के डॉल्स हाउस में है, ना कि उसमें है। इन अ टेल ऑफ टू सिटीज द कंट्रास्टिंग सिटीज आर, ये बड़ा ऑफ्ट जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये जो है इसका आंसर है आपका दैट इज लंदन एंड पेरिस। पेरिस एंड लंदन है, तो आपको भी आते ही होंगे सारे क्वेश्चन, फिर भी मैं कहूँगी कि इन क्वेश्चंस को आप लोग जरा अच्छे से करके देखिएगा। व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ डिकेंस नॉवेल्स? देखो भाई पहले नॉवेल्स देख लो, एंड द करेक्ट आंसर इज ए। ओलिवर ट्विस्ट आया था 1837 से 39 तक, क्योंकि ये वीकली जो है सीरियलाइज होते थे। डेविड कॉपरफील्ड 1849 से 1850, उसके बाद ब्लीक हाउस 52-53, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस सॉरी ग्रेट एक्सपेक्टेशंस बीच में आ गया इसमें। ओलिवर ट्विस्ट, डेविड कॉपरफील्ड, ब्लीक हाउस, ग्रेट एक्सपेक्टेशन तो लास्ट में है, तो ग्रेट एक्सपेक्टेशन लास्ट में तो किसी में भी नहीं आ रहा है। ओलिवर ट्विस्ट, डेविड कॉपरफील्ड, ब्लीक हाउस, टेल ऑफ टू सिटीज़ और ग्रेट एक्सपेक्टेशंस लास्ट में आना चाहिए। इनमें सब में जो है वो ए वाला ही ठीक है, वरना वैसे ग्रेट एक्सपेक्टेशंस लास्ट में आना चाहिए था 1860-61 का। सो द आंसर इज ए। द कैरेक्टर फॉग अपीयर्स इन विच डिकेंस नॉवल? कैरेक्टर फॉग,
फॉग कौन से उसमें है, और ये देखो भैया डिकेंस के जो है ना ये क्वेश्चंस जो है ना वो किस में दिमाग ख़राब करते हैं, वो कैरेक्टराइजेशन में दिमाग ख़राब कर देते हैं, और वैसे तो उसमें भी कर देते हैं। किस में? चाहे डिकेंस के हों, फॉकनर के हों, ये इसमें करते ही हैं। देखिए देखिए इसमें जो कैरेक्टर का नाम है ना वो सही आना चाहिए था, FOGG, ये FOGG आना चाहिए था, तो वो कैरेक्टर है। ये तो फॉग ऐसा लग रहा है कि जैसे पिकविक पेपर्स में डॉटसन एंड फॉग है, लीगल पार्टनर है, जो ये पिकविक पेपर्स में FOGG है, FOGG पिकविक पेपर्स में फॉग। Which novel open whether I shall turn out to be the hero of my own life or whether that station will be held by someone else, these pages must show। क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान से देखिए, कौन सा वो नॉवल था, सोचिए। whether I shall turn out to be the hero of my own life or whether that station will be held by anyone else, these pages, जो नॉवल उनके दिल के बहुत करीब थी, जिसे वो अपना फेवरेट चाइल्ड कहते थे, और वो कौन सा है, दैट इज हिज सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल, यही भी वर्ड याद रखिएगा, semi autobiographical, and that is David Copperfield। Question number 20, David Copperfield by Dickens is an example of which novelistic form, Gothic, epistolary, Bildungsroman या पिकारेस्क। तो देखो भाई फॉर्मेशन नॉवल ऑफ द फॉर्मेशन ईयर्स है, और वो है आपका दैट इज बिल्डिंग्सरोमन या नॉवल ऑफ द फॉर्मेशन ईयर। डिकेंस कोकटाउन इज फीचर्ड इन विच नॉवल, कोकटाउन। कोकटाउन जो है ब्लीक हाउस में है, हार्ड टाइम्स में है, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में है, या आपका जो है वो म्यूचुअल फ्रेंड में है। तो ये भी है, अभी ये सारे जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और ये है आपका दैट इज कोकटाउन एक फिक्शनल ग्रिम इंडस्ट्रियल एरिया है हार्ड टाइम्स में। कोकटाउन एज अ जो है एक बहुत ही एक इंडस्ट्रियल ग्रिम इंडस्ट्रियल एरिया है हार्ड टाइम्स में। द वेस्टलैंड भी T.S. इलियट के हैं। द वेस्टलैंड वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर, द वेस्टलैंड जो कि इनका मैग्नम ओपस है, और ये आया था 1922। द वेस्टलैंड केम इन द ईयर, ये भी यूपी PGT 2016 का क्वेश्चन है, वैसे तो 21 के भी हो सकते थे मगर वो दिख नहीं रहे हैं मुझे। The opening line of the wasteland is let's go then you and I, ये love song of J. Alfred Prufrock की है। Once upon a time April is the cruelest month, I wandered lonely as a cloud, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम की है लास्ट लाइन, और इसकी है April is the cruelest month, जो कि एक जो है बिल्कुल ऑपोजिट स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। अप्रैल का जो मंथ होता है वो हम भारतीयों के लिए तो क्रूएलेस्ट मंथ आजकल हुआ ही पड़ा है, 40-42 डिग्री टेम्परेचर पहुंच रहा है, लेकिन यूपी में तो ऐसा हो ही रहा है। वैसे अप्रैल जो होता है वो स्प्रिंग सीजन माना जाता है, जब लाइलेक्स जब जो है फूल खिलते हैं, मगर उन्होंने कहा है कि ये सीज़न क्रूएलेस्ट इसलिए है क्योंकि इस सीज़न में बर्थ होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आफ्टर वर्ल्ड वॉर ये दिस पोएम ये मेटाफोरिकली उन्होंने ये चीज़ बताई है कि एक वॉर का डिसल्यूजनमेंट उन्होंने इसमें दिखा है। हु एडिटेड द वेस्टलैंड बिफोर इट्स पब्लिकेशन, had he not edited this poem it would have been it would have been longer than usual। तो ये एडिट करी थी एजरा पाउंड ने, और उनको उन्होंने इल मिग्लियोर फैब्लो भी कहा है, द बेटर क्राफ्ट्समैन भी कहा है, और क्योंकि उन्होंने उस पोएम को काट छाट के छोटा करा था।
हु इज द ऑथर ऑफ द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, जो कि एक इंटीरियर मोनोलॉग है, और ये है टी.एस. इलियट की, जिसमें प्रूफ्रॉक जो है वो एक सारा दिमाग जो है उसका अपने से ही बात करने में लगता रहता है। हु रॉट द हॉलोमिन, हॉलोमिन ये भी जो है, और इसमें उन्होंने वन पाई फॉर द गाय, ये इसमें लाइन भी है गाय फॉक्स के ऊपर, उसमें है हॉलोमिन, और ये भी लिखी है टी.एस. इलियट के द्वारा। T.S. Eliot's critical notions, dissociation of sensibility and objective correlative, were derived from Italian, German critics, French writers या none। तो भाई ये हुआ आपका, इसका जो है यहाँ पे भी हम पढ़ते हैं, और दैट इज़ फ्रेंच राइटर्स, दैट इज़ फ्रेंच राइटर्स। What does the wasteland primarily symbolize in Eliot's poem? अभी मैंने आपको बताया अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ से ही उन्होंने ये चीज बताई है, दैट इज स्पिरिचुअल एंड कल्चरल बैरननेस, स्पिरिचुअल एंड कल्चरल बैरननेस। Which myth is central to the wasteland's symbolic structure? Pandora's box, the Fisher King and the Holy Grail, Orpheus and Eurydice, Prometheus, and the answer is Fisher King and the Holy Grail। फिशर किंग एंड द, ये जो PYQs है ये सारे ही जो है उसमें लिए गए हैं, मतलब जो अन्य एग्जाम में आए हैं वो भी हैं। तो हु इज टेरेसिस इन द वेस्टलैंड, अ रिवर गॉड, अ वॉर जनरल, अ ब्लाइंड प्रॉफिट रिप्रेजेंटिंग ऑल ह्यूमैनिटी। टेरेसिस जो है वो एक ब्लाइंड प्रॉफिट है, और उसके थ्रू ये दिखाने की कोशिश की गई, क्योंकि वो हर्माफ्रोडाइट दिखाया गया है, जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों ही जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। तो इसके माध्यम से ये दिखाया गया है, एक मेटाफोरिकली ये चीज़ बताई गई है कि वेस्टलैंड जो है कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर पीपल हैव मेंटली बिकम इम्पोर्टेंट। तो वो जो है ये चीज़ उसमें दिखाई गई है। तो ये था मेरा आज का सेशन, और मैं आप लोगों को जाते जाते फिर एक चीज़ ये कहूँगी कि अगर आपको ये लगता है कि देखिए पढ़ना तो ज़रूरी है ही, लेकिन वो जो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है ना, उसको सही मायनों में जो उस प्रेशर को हैंडल कर लेता है ना, वही एग्ज़ाम को भी क्रैक कर लेता है। तो एग्ज़ाम का प्रेशर अगर हैंडल करना है तो मेरी बात को समझिएगा। अगर मेरी कोई सी बात बुरी लगी है तो कोई बात नहीं, मैं क्या कर सकती हूँ, ठीक है ना। लेकिन मैं आप लोगों को एक सिंपल सी चीज़, जो इन बातों को समझ लेगा वो एग्ज़ाम ठीक से दे लेगा, और नहीं तो आप एक ही दिन, आप में से जितने लोग ये सोच कहते हैं ना कि हम ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं, तो ऑनलाइन टेस्ट देना इस भाई अलग चीज़ है। DSSB का ऑनलाइन टेस्ट होता है, लेकिन UP TGT PGT अभी फ़िलहाल ऑनलाइन नहीं है। तो आप का वाई आर यू टेकिंग एग्जामिनेशंस इन ऑनलाइन मोड? आप क्यों नहीं रियल टाइम चेक के साथ ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन मोड में OMR पर करके देखते हैं? वो ज़्यादा अच्छा है, कम से कम प्रिपेयर तो होंगे, क्योंकि दुर्घटना से सावधानी भली, और बेटर लेट देन नेवर। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, क्योंकि भाई इतनी सीट्स थोड़ी ना है।